शिवरात्रि में मैम शिव जी को प्रसन्न करने का शॉर्टकट क्या है? 2025 का जो साल है ये पहली बार नहीं आया। ये 9 नंबर का साल है, इसीलिए अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। सूर्य है हर महीने चेंज होता है, चंद्रमा हमारा हर 2.5 दिन में बदल जाता है, शुक्र 25 दिन में बदल जाता है, शनि की 7.5 में इंसान रंग से राजा भी बन जाता है। हनुमान जी की पूजा करना बहुत खास रहेगा। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द पकड़ रहा है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका शनि आपको बैड इम्पैक्ट दे रहा है। अपने शनि को मजबूत करने के लिए मैम क्या क्या कर सकते हैं? तो होली के बाद जो है आप काली जो उड़द की दाल होती है, जैसे गुरुद्वारे में दान करते हो तो आप देखते हैं वहाँ पे सब खाते हैं। कोई भी स्टोन है वो आप बहुत सावधानी से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके ही पहने। नीलम आपको तुरंत ही रातों रात कुछ दे देता है। गोमेद पहन के सबसे पहले जो काम होता है वो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आपकी किसी से लड़ाई हुई इस साल शुरू होते ही? नहीं मैम। आपकी हुई? हाँ जी, वो तो हरियाणा के हैं। फिर तो नेचुरल सी बात है, होनी जरूरी है। नहीं होगी तो फिर हरियाणा के कैसे कहलाएंगे? जितने भी हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ के पैर दबाना शुरू कर दे। शिवलिंग पर हल्दी मिला करके जल नहीं चढ़ाया जाता। जैसे किसी के अंदर अगर प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई है तो क्या चाहिए? नॉनवेज। क्या चाहिए? नॉनवेज। जब भी आप शमशान घाट जा रहे हो, कब्रिस्तान जा रहे हो, बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए। माता बगलामुखी की साधना करना इज नॉट लाइक कि हलवा बनाना। हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है द अय्यर शो में। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जिसमें 2025 को आप बेटर कैसे बना सकते हो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब कि 2025 में ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव और रेलेवेंट रहने वाले हैं, और 2025 के जो सीक्रेट रेमेडीज हैं आपको सक्सेस दिलाने के लिए, फेम दिलाने के लिए, और शिव जी से रिलेटेड, हनुमान जी से रिलेटेड, भैरव से रिलेटेड बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी का, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में इन्होंने काम किया है, काफ़ी तजुर्बा रखती हैं, काफ़ी समय से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती आ रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चलिए आज के पॉडकास्ट की। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर करिश्मा मैम, और उनसे हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और 2025 यानी कि 2025 हमारा जो अभी साल चल रहा है वो किस तरीके से रिलेटेड है मैम, और क्या करिश्मा दिखाने वाला है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड 2025 मैम। देखिए 2025 का साल हमने ये देखा कि 9 नंबर का साल है। ठीक है, अब 9 नंबर के साल से अगर हम ये कहें कि सिर्फ 9 नंबर का साल है और इसके लिए आप रेमेडीज कर लो तो वो इनफ नहीं रहेगा। क्योंकि 9 नंबर का साल ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है जी। 2025 का जो साल है ये पहली बार नहीं आया। ठीक है, अगर आप कोई भी ईयर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्लैनेट से जुड़ा हुआ ईयर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम 2006 की बात करते हैं तो वो 8 नंबर का साल था। 2 + 6 8। ठीक है, तो वो शनि का साल था। ऐसे ही 2015 भी शनि का साल था। और हम ये कह रहे हैं कि अगर 2024 में बहुत कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ शनि तो वो इनफ नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से जब 2007 आया 9 नंबर का साल, अगेन 2016 9 नंबर का साल, और इसके बाद जो अब ये साल चल रहा है 2025 ये भी 9 नंबर का साल है। ठीक है, तो जो 9 नंबर का साल है सिर्फ हम इसके बिहाफ में कहें आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा, वो इनफ नहीं होगा। क्योंकि क्या जो चीजें आपके साथ 2016 में घटित हुई क्या वो इस साल होंगी? नहीं। जो 2007 में घटित हुई 9 नंबर के साल में क्या वो 2016 में घटित हुई? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम चीजें नहीं रहती हैं। जो मेजर इसका इफेक्ट रहता है वो आपके प्लैनेटरी पोजीशंस पे रहता है। छोटी से छोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटना आपकी एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेट होती है। ठीक है, अगर हम ये सोचे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मानते नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी है या नहीं है, तो ये बहुत दुखद बात है कि लोग ज्योतिष को मानते नहीं है। हालांकि जितनी भी बाहर चीजें हो रही हैं वो ज्योतिष के अकॉर्डिंग ही चलती है। आप साउथ चले जाओ, साउथ इंडिया में सारा ज्योतिष के हिसाब से ही चलता है। कोई भी अपनी मनमानी नहीं करता, वो सारी चीजों को हॉरोस्कोप से ही फॉलो करते हैं। राइट, ठीक उसी तरह से जो 2025 का साल है ये 9 नंबर का साल है, इसीलिए अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ऐसा ही ये एक रीजन नहीं है। एक रीजन हो सकता है कि हम कह सकते हैं 1-2% 9 नंबर का साल है तो चीजें चेंजेस में आएंगे क्योंकि मंगल का साल है। मगर जो मेन इम्पैक्ट है वो इस साल में बड़े ग्रहों के गोचर का इम्पैक्ट है।
ठीक है। जो चीजें होंगी, क्योंकि अभी तो साल की शुरुआत ही है, जो आने वाले समय में इस साल के अंदर अंदर चीजें घटेंगी, राजनीतिक में उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें, बॉलीवुड में उतार चढ़ाव, या जो भी और भी बहुत सारी चीजें इस साल हम देखेंगे। वो सारी चीजें क्यों होंगी? क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट्स होंगे। हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट्स में से आप ये मान लीजिए कि 4 हमारे जो ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य है, हर महीने चेंज होता है, ठीक है। 12 राशियां, 12 महीने, सूर्य हर महीने चेंज होता है। ऐसे ही चंद्रमा हमारा हर 2.5 दिन में बदल जाता है। ऐसे ही बुध जो है हर 23 दिन में बदल जाता है। शुक्र 25 दिन में बदल जाता है। मंगल लगभग 40 से 45 दिन में बदल जाता है। तो ये 5 ग्रहों के गोचर तो होते ही रहते हैं, मगर जो राहु, केतु, शनि और बृहस्पति हैं, ये मेजर ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, जो लगभग काफी समय बाद एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट होते हैं। सबसे पहले अगर शनि की बात करें, शनि हर 2.5 वर्ष बाद गोचर करता है, ठीक है। हर 2.5 वर्ष बाद गोचर करता है। राहु केतु हर 18 महीने बाद गोचर करते हैं, लगभग 1.25 साल के आसपास, ठीक है। ऐसे ही बृहस्पति की अगर हम बात करें तो वो 13 महीने बाद गोचर करता है, 1 साल 1 महीना। अब यहाँ पे देखने वाली एक चीज है, राहु केतु जो 12 राशि को एक चक्कर लगाएंगे वो 18 साल में लगाएंगे। यानी कि जिस भी राशि में अब राहु और केतु आ रहे हैं, ये 18 साल बाद आ रहे हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, जिस राशि में अब शनि जा रहे हैं, ये 30 वर्षों बाद जा रहे हैं। तो 30 वर्ष का एक टाइम पीरियड बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बृहस्पति की बात करें तो 13 साल बाद वो इस राशि में आएंगे, जिस भी राशि में इस साल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम बात करें सबसे पहले शनि की, तो शनि का जो गोचर है वो 29 मार्च 2025 को होगा। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो शनि की 7.5 से लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शनि की 7.5 है, काम ठप पड़ गया। शनि की 7.5 है, हेल्थ खराब हो गई, पैसा चला गया, रिश्ते टूट गए। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ में आपको इतना डाउन ले जाता है कि आपको हर अच्छा बुरा सब कुछ समझा देता है। कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं, ये लगभग 7.5 में ही शनि की पता चल जाता है आपको, ठीक है। हेल्थ इश्यूज, मतलब इतना कुछ शनि दे देता है कि इंसान को लगता है यार इससे जो अच्छा मर जाना ही ठीक है, ठीक है। मगर मैं आपको एक चीज भी बताती हूँ यहाँ पे कि शनि की 7.5 से हर एक इंसान डाउन जाए, ये भी जरूरी नहीं है। ओके। शनि की 7.5 में इंसान रंक से राजा भी बन जाता है। यानी कि आप ये सोचो कि आपके पास जेब में 100 रुपए हैं, शनि की 7.5 शुरू हुई और आप डर रहे हो कि शनि की 7.5 शुरू हुई, अभी 100 रुपए ना छिन जाए, मगर ऐसा नहीं है। वो 100 रुपए भी करोड़ों रुपए बन जाता है। ये भी शनि का ही अपना कमाल है। इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, क्योंकि कर्म के दाता शनि है। और कर्मा भी क्या, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हम तो इतने अच्छे कर्म करते हैं मगर वो बैलेंस नहीं हो पाते, फिर भी हमें शनि अच्छे वो रिजल्ट्स नहीं देता। तो इसका एक मेन ये भी कारण है कि शनि की प्लेसमेंट क्या है आपकी कुंडली में। अगर शनि अच्छी जगह पे, जैसे कहते हैं ना हमारे 12 भाव हैं, हाँ। तो 12 भाव में अशुभ जगहों पे बैठा होगा, केंद्र में बैठा है, तो शनि आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देगा। अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, या अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि जो है शनि पे है, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर शनि जो है ऐसे रोग स्थान पे बैठा है या अष्टम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी देगा ही देगा। वो चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, वो आपको परेशानी देगा। बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या होती है, हमारा जो दुश्मन है वो तो हमारे साथ इतना गलत कर रहा है मगर फिर भी शनि उसको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। हम इतना दान पुण्य कर रहे हैं फिर भी शनि बुरा प्रभाव दे रहा है। तो मेन यही रीजन होता है कि शनि की प्लैनेटरी पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में क्या है। ठीक ऐसे ही अब शनि का गोचर 29 मार्च को होने वाला है, तो शनि की 7.5 से मुक्त जो है मकर राशि वाले हो जाएंगे। ये मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि शनि की 7.5 से वो मुक्त हो जाएंगे। बहुत समय से 7.5 साल से संघर्ष चल रहा था उनका, तो उससे मुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पे जो है शनि की 7.5 के अंडर कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों को राहत मिलेगी क्योंकि तीसरे चरण की 7.5 उन पे आ जाएगी। देन जो मीन राशि है, मीन राशि पे दूसरे चरण की 7.5 आएगी। और मेष राशि वालों को इस समय पे काफी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मेष राशि वालों पे पहले चरण की 7.5 आ जाएगी। अब मेष राशि के राशि स्वामी मंगल होते हैं, मंगल का ये साल है, सारे मंगल के साल को लेकर के मेष राशि वाले परेशान, मंगल का साल है हमारा तो अमंगल हो रहा है ना। तो वो चीज नहीं है कि 9 नंबर का साल है तो मेष राशि वालों के साथ कैसे बुरा हो गया, और नहीं, क्योंकि उनकी इस साल 2025 में शनि की 7.5 का प्रथम चरण आने वाला है।
अब शनि है 19-20 तो अप्स एंड डाउन्स करेगा ही करेगा। देन मेष राशि वालों को इस समय पर, क्योंकि जब शनि की 7.5 का प्रभाव इन पे चढ़ेगा तो हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, हेल्थ पे इनके बात आ सकती है। दूसरी चीज, फाइनेंस से जुड़ी हुई परेशानी इस समय पे आ सकती है, बड़ा धन इन्वेस्ट करना इनके लिए सही नहीं रहेगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में हो तो बहुत ज्यादा अगर धन इन्वेस्ट करने की सोच रहे तो वो टाइम ठीक नहीं रहेगा। अगेन रिश्तों को लेकर के थोड़ा सेपरेशन हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो घर गृहस्थी के रिश्ते हो, जैसे फैमिली रिलेटिव्स के होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनबन चलेगी। इस समय पे ऐसा लगेगा कि जैसे मेष राशि वालों को कि अकेलापन ज्यादा अच्छा है, कुछ नहीं है, चारों तरफ से बंद करके बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, कुछ मत करो। तो ये थोड़ी मेष राशि वालों की फीलिंग इस साल हो सकती है। मगर मेष राशि वालों को इस साल और आने वाले 7.5 वर्षों के लिए हनुमान जी की पूजा करना बहुत खास रहेगा। वैसे भी मेष राशि के राशि स्वामी मंगल होते हैं, तो हनुमान जी की पूजा तो इनको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगी। इस साल जितने भी हनुमान जी के मंदिर हैं, जैसे सालासर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी है, और भी जितने हनुमान जी के मंदिर है, संकट मोचन है, तो ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन करते रहें, इनके संकट कटते रहेंगे। आप समझिए 7.5 वर्ष अगर हनुमान जी के अलग अलग दर्शन करते रहेंगे अलग अलग स्थानों के, तो इनके संकट कटते रहेंगे। इनका टाइम 7.5 साल जो है कब में कट जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे मैम ये भी बोलते हैं कि जब शनि के जो बैड इफेक्ट्स हैं हमें छोड़ के जाते हैं तो घुटनों में या पैरों से वो निकलते हैं, तो वो कितना सच है मैम? उसके पीछे क्या रीजन है? ऐसे क्यों बोलते हैं कि जब शनि जाते हैं तो आपके पैरों में कोई चोट या ऐसी कोई चीज होती है, उसके बाद उसके गुड इफेक्ट स्टार्ट होते हैं? शनि की, मैं इसके साथ साथ एक चीज और बताती हूँ। शनि की 7.5 की तो हमने बात करी, शनि की ढैया की बात कर लेते हैं। शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है, ठीक है। 3 राशियां शनि की 7.5 के प्रभाव में और 2 राशियां शनि की ढैया के प्रभाव में। अब 5 राशियां तो वैसे ही शनि के प्रभाव में हो गई। एक में शनि बैठे हुए हैं, 6 राशि बची, 6 राशि और तो उन 6 राशियों को ही थोड़ी सी राहत रहती है, बाकी 6 राशियां शनि के अंडर ही रहती हैं, ठीक है। तो शनि जो है पैरों के कारक, जैसे कहते हैं ना कि घुटने में चोट लग जाए या पैरों में चोट लग जाए, बेसिकली पैरों के शनि कारक माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा पकड़ रहा है, सर दर्द पकड़ रहा है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका शनि आपको बैड इंपैक्ट दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरों की वजह से, नहीं। अब जिन जिन राशियों की 2.5 वर्ष की ढैया लगने वाली है, अब वो राशियां कौन सी हैं? एक तो सिंह राशि हो गई, एक धनु राशि हो गई। इन दोनों राशियों को आने वाले 2.5 वर्षों के लिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय पे पैरों में चोट लगना जरूर इनके होगा। हो सकता है छोटी मोटी चोटें वैसे भी लगनी शुरू हो गई हो, क्योंकि जब शनि का गोचर होता है उससे लगभग 1-1.25 महीने पहले इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है सिंह राशि वालों को, धनु राशि वालों को इस समय पे छोटी मोटी चोटों का सामना करना पड़ रहा हो। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन 2.5 वर्षों में सीढ़ी से गिरना या चोट लगना, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत सावधानी से करो, आराम से करो। ये चीजें इस समय पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर नहीं ध्यान रखेंगे डेफिनेटली कुछ बड़ी चोट लग सकती है, जो कि आने वाले टाइम पे जब शनि की 7.5 आएगी इन राशियों पे, तब जाके इनकी चोटें ये उगड़ सकती है दोबारा इनका दर्द जो है बाहर निकल के आएगा, जिसकी वजह से इनको उस टाइम पे भी फिर परेशानी होगी। तो इसलिए इस समय पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके मैम, अब जैसे मैम ये तो हमको समझ में आ गया कि जब नीच का होता है शनि या खराब होता है तो वो कैसे हम पता लगाएं। अपने शनि को मजबूत करने के लिए मैम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, शनि को मजबूत करने के लिए सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने बताया कि अगर बार बार किसी इंसान को, किसी भी को, चाहे वो बच्चा है, मतलब 12 साल की आयु से ही हम कुंडली देखना शुरू करते हैं बच्चे की। जब पैदा होता है बच्चा तब हम नामकरण वगैरह कर देते हैं, और जब बच्चा 12वें वर्ष में लग जाता है तब हम बच्चे की कुंडली देखना शुरू करते हैं। अगर आपका बच्चा 12वें वर्ष में लग चुका है और बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, या किसी भी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम खांसी पकड़ रहा है, सर दर्द पकड़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं या बार बार पैरों में चोट लगी, तो डेफिनेटली आप अपनी कुंडली चेक करवाइए, क्योंकि इसका मेन कारण शनि भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि आप कुंडली नहीं चेक करवा पा रहे हैं या आपको कोई सही जवाब नहीं दे रहा, तो इसके साथ साथ आप रेमेडीज कर सकते हैं। रेमेडीज क्या है? आप अपने पैरों पे जो है, अपने पैरों के नीचे एक कागज बिछा लीजिए या काला कपड़ा बिछा लीजिए, ठीक है। काले कपड़े को बिछा करके तिल लेने हैं काले अपने हाथों में, और इस तरह से मलना है अपने पैरों को, घुटने को, और वो तिल जो है कपड़े में गिर जाएंगे। उसी को पोटली बना करके आप शनिवार के दिन प्रवाहित कर दीजिए।
पैरों में अगर दिक्कत आ रही है, बार बार दर्द है या पुराना दर्द इस समय पे वापस आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो वो सारी चीजें ठीक होगी। दूसरी चीजें, इस समय पे जितनी काली चीजों का दान हो, जैसे अभी क्योंकि सर्दी का टाइम है तो अभी भी कर सकते हैं, फागुन अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस समय पे आप कंबल का दान करना या तिल का दान करना, काले तिल है, तो ये चीजें बेहतर रहेंगी। अब जैसे गर्मी का समय आ जाएगा होली के बाद, तो होली के बाद जो है आप काली जो उड़द की दाल होती है, अब लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, कोई भी काली उड़द की दाल ले लेते हैं जो आधी टूटी हुई आती है, आधी सफेद आधी काली, नहीं वो वाली नहीं लेनी साबुत है, मतलब साबुत काली उड़द की दाल लेकर के आपको वो दान करना है और किसी धर्म स्थान पे दान कीजिए। धर्म स्थान पे दान करने का मतलब ये है कि जैसे आप लंगर में, जैसे गुरुद्वारे में दान करते हो तो आप देखते हैं वहां पे सब खाते हैं, ठीक है, तो आपका दान पुण्य किया हुआ लगेगा। अब क्या होता है, हम किसी को भी दान कर देते हैं, वो खा रहे हैं नहीं खा रहे, क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं होता, तो आप किसी ऐसे धर्म स्थान पे दान कीजिए, मंदिर में दान कीजिए जहाँ पे भंडारा चलता रहता हो, तो वो पुण्य आपको लगेगा। दूसरी चीज, राहु भी इससे ही संबंध रखता है, केतु भी इन्हीं चीजों से संबंध रखता है, केतु और राहु दोनों का ही गोचर होगा। राहु सेम वही चीज, बार बार चोट लग जाना, ठीक है, इसके साथ साथ खांसी जुकाम होना, माइग्रेन इश्यूज अगर है, या अगर सर दर्द होके बच्चे को या किसी भी इंसान को उल्टी हो जाती है, तो इसका भी इम्पैक्ट अगेन राहु है। राहु के लिए भी सेम यही चीज है। अगर आपको लग रहा है शनि और राहु दोनों ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक तो मैंने साबुत उड़द की दाल बताई, वो शनि के लिए बताई है। जो टूटी हुई दाल होती है, जो काली सफेद दाल होती है उड़द की, वो राहु के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो राहु के लिए आप दाल लेंगे, वो उड़द की जो टूटी वाली होती है वो लेंगे और उसको सेम आप अपने ऊपर से काले कपड़े में बांध करके 7 बार क्लॉकवाइज वार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। उससे जो राहु के नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम हो जाएंगे। ओके। अब जैसे मैम जब भी शनि की बात आती है तो एक बहुत ही क्रूर ग्रह की तरह उसको देखा जाता है, सब लोग ज्यादा डरते हैं शनि से, और ऐसा भी कहा जाता है कि नीलम जो है वो बहुत देख समझ के आपकी कुंडली को पढ़ के आपके ग्रहों की स्थिति को देखकर ही पहना जाना चाहिए, नहीं तो उसके बैड इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और बहुत एक्सट्रीम बैड इम्पैक्ट भी होते हैं। तो मैम ये राहु के लिए भी एप्लीकेबल है सेम, कि राहु अगर किसी का खराब है तो वो बिना कुंडली दिखाए भी पहन सकते हैं? रत्नों को कैसे पहने? रत्नों को बहुत सावधानी से पहनना चाहिए। रत्नों को अगर आप सोचे कि मल्टी कलर स्टोन्स हैं तो हम फैशन के तौर पे पहन ले, वो चीज ठीक नहीं रहेगी। कोई भी स्टोन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीलम, कोई भी स्टोन है वो आप बहुत सावधानी से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके ही पहने। अब जैसे नीलम की आपने बात करी, नीलम डेफिनेटली शनि के लिए होता है। नीलम आपको तुरंत ही रातों रात कुछ दे देता है, या आप अगर नीलम टेस्ट करते हैं पहले, अगर आप नीलम अपने सराने सोते हैं रख करके, या उसको आप अपने फिंगर में बांध करके टेस्टिंग पर्पस से सोते हैं, तो आपको अगर बुरे सपने भी आते हैं या आपको कोई लॉस हो जाता है तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यही है टेस्ट करने के लिए। मैंने भी नीलम पहन रखा है, ठीक है, तो नीलम को पहनने के लिए बर्थ चार्ट आपका, उसमें शनि की प्लेसमेंट स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शनि स्ट्रांग नहीं है तो आप नीलम नहीं पहन सकते। सेम एज गोमेद, गोमेद जो होता है वो राहु का होता है, ठीक है, जैसे भी आपने कहा राहु और शनि के लिए सेम नीलम नहीं। सिर्फ शनि के लिए नीलम होता है, राहु के लिए गोमेद होता है। अब राहु क्या होता है, सडन एक्सीडेंट्स का कारक राहु है, ठीक है, सडन आपको प्रॉफिट्स देने का कारक राहु है, सडन आपको किसी तरह के जैसे इल्यूजन्स होते हैं उसका कारक राहु है। मैंने माइग्रेन क्यों बोला, क्योंकि माइग्रेन जब जिस इंसान को होता है उसके सर में दर्द होता है और उसको फिर जब एक्सट्रीम लेवल का पेन चला जाता है तो इल्यूजन्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इल्यूजन्स क्या है, अगेन राहु है, ठीक है। लोगों को लगता है आसपास भूत प्रेत है, सराउंडिंग्स में कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, पहले आप अपना बर्थ चार्ट चेक कराइए। बर्थ चार्ट में अगर राहु एक्टिव है, मैं कहती हूँ आपके आसपास कोई नहीं होगा मगर फिर भी आपको भ्रम होगा। मैंने ऐसी बहुत सारी हजारों कुंडलियां देख ली जो ये कहते थे इसने कर दिया, उसने कर दिया, हमारे रिश्तेदारों ने काला जादू फेंक दिया, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, उनका राहु एक्टिव होता है। मैम राहु वाले बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नो डाउट, बट सेम वही चीज जैसे हम गोमेद की बात कर रहे थे, तो अगर आपको राहु के इफेक्ट्स अच्छे चाहिए, आपकी राहु की अगेन प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। जैसे राहु जो है राजनीति का भी कारक है, रातों रात आप देखो अभी जैसे बीजेपी इलेक्शन जीत गई, तो कहते हैं ना कि लोगों को उम्मीद पहले ही थी, मगर जो लोग नए नए खड़े हुए बीजेपी में उनके लिए तो एक राहु कारगर साबित हुआ कि रातों रात वो जीत गए, और जिन लोगों को और पार्टी
पार्टियों से उम्मीद थी कि वो करेंगे राहु उनके लिए नहीं अच्छा साबित हुआ, तो सेम वही चीज है। तो वही गोमेद आपको इफेक्ट देता है। गोमेद बहुत सावधानी से पहनना चाहिए, क्योंकि गोमेद पहनते ही सडन आपको इसके इफेक्ट्स पता चलते हैं, विद इन अ सेकंड पता चल जाता है गोमेद पहन के। गोमेद भी टेस्टिंग पर्पस के हिसाब से ही पहले पहनना चाहिए, सीधा गोमेद नहीं पहनना चाहिए। नहीं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, गोमेद पहन के सबसे पहले जो काम होता है वो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, ये बात है। तो इसीलिए गोमेद बहुत सावधानी से पहना जाता है। ओके अब जैसे मैम हम मंगल की जब बात करते हैं तो अगेन एक अग्रेसिव प्लैनेट की तरह ही मंगल को भी देखा जाता है, और 2025 में अक्सर जो मैंने सुना है वो मैंने यही सुना है कि बहुत ही अग्रेसिव ईयर रहने वाला है, क्योंकि मंगल का है, हनुमान जी का है, अग्रेशन सब में बहुत ज़्यादा होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। और हम देखते भी हैं हमारे आसपास कि लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। लोगों का जो ईगो है या जो एक झगड़े जो हैं बहुत जल्दी हो जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कंपेयर करें पीसफुल जो एक लाइफ चलनी चाहिए उससे अगर हम रिलेट करके देखें तो मैम ये भी प्लैनेट्स का हमारे हॉरोस्कोप में कुछ काम होता है कि भाई अगर हमें गुस्सा जल्दी आ रहा है या हमारे में थोड़ा सा ईगो ज़्यादा है या हमारे में डोमिनेशन ज़्यादा है, तो वो भी ग्रह के ही इफेक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी में। आपकी किसी से लड़ाई हुई इस साल शुरू होते ही? कोई मेजर लड़ाई हुई हो? नहीं मैम। आपकी हुई? हाँ जी। वो तो हरियाणा के हैं। हाँ, फिर तो नेचुरल सी बात है, होनी जरूरी है। नहीं होगी तो फिर हरियाणा के कैसे कहलाएंगे? सही बात है मैम। देखिए क्या होता है कि 9 नंबर का साल, हाँ, इसके साथ साथ जो हमारे साल का राजा है हाँ, वो सूर्य है। ठीक है, अब दोनों ही प्लैनेट्स अग्रेसिव और दोनों ही प्लैनेट्स हॉट गर्म। ठीक है, दोनों ही प्लैनेट्स जो है फायरी प्लैनेट्स हैं। तो इसीलिए इस साल की शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि साल की शुरुआत मंगल के साल से हुई एंड उसके बाद जो हमारे साल का राजा है वो सूर्य है। तो इसलिए आपको लगा कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस साल। अग्रेसिवनेस ही नहीं है सिर्फ कि लोग अग्रेसिव हो रहे हैं, इस साल आपको लोग डिप्रेशन में भी बहुत ज्यादा नजर आएंगे। इस साल आप अगर देखेंगे तो लोग आपको हर एक चीज से डिटैच होते हुए भी बहुत ज्यादा नजर आएंगे। अब सूर्य की राशि सिंह है, ठीक है, 12 राशियों में सिर्फ एक राशि है सूर्य की सिंह। सिंह राशि में केतु चले जाएंगे, ठीक है, आने वाले 18 महीनों के लिए वक्री मार्गी होते रहेंगे, मगर जो पूरा इम्पैक्ट रहेगा वो सिंह राशि पे रहेगा। अब सिंह राशि के स्वामी सूर्य, जो लोग सूर्य से जुड़े हुए हैं वो लोग इसमें भी बहुत ज्यादा डिटैच होंगे। आप ये देखिए, ठीक है, तो ये किसका प्रभाव पड़ गया? प्लैनेट्स का अगेन। देन अगर हम राहु की बात करें, राहु मीन से निकल करके कुंभ राशि में गोचर हो जाएंगे। तो कुंभ राशि में गोचर होंगे, कुंभ राशि वालों को सडनली गेन्स दिखेंगे, सडनली लॉसेस दिखेंगे, जैसे कि उनकी कुंडली में राहु की पोजीशन होगी। कुछ लोग कुंभ राशि के कहेंगे कि बहुत जल्दी हमें, कहता ना कि हमारी तो शनि की 7.5 चल रही है मगर फिर भी हमें बेनिफिट हो गया। वो क्यों? क्योंकि राहु का गोचर, अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी होगी तो राहु उनको बेनिफिट करा देगा। और कुछ लोग कहेंगे कि शनि की 7.5 चल रही है इसलिए हमें लॉस हो रहे, नहीं, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं राहु का रहेगा, क्योंकि राहु कुंभ राशि में जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जब बृहस्पति का गोचर होगा, बृहस्पति का मई में गोचर होगा, तो जब बृहस्पति का गोचर होगा तो बृहस्पति जो है एक तरह से बहुत अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि क्रूर ग्रह शनि है, क्रूर ग्रह मंगल है, क्रूर ग्रह सूर्य है, राहु केतु है, मगर देव गुरु बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति जो होते हैं ये बहुत कुछ जीवन में देते हैं। ठीक है, बृहस्पति अगर अच्छा प्रभाव देंगे आपको तो आप ज्ञान में अव्वल, ठीक है, आपका विवाह जल्दी हो जाएगा, विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा आप अगर हायर स्टडीज पे जाएं, क्योंकि देव गुरु हैं वो, ठीक है, तो हायर स्टडीज पे जो लोग जाते हैं, पीएचडी जो लोग करते हैं, जो लोग जुडिशरी की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो बृहस्पति अगर अच्छा है तो आपको बहुत सारे अच्छे इंपैक्ट मिलेंगे। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में खराब है तो एक्सेसिव आपका मोटापा बढ़ेगा, यानी कि थायराइड प्रॉब्लम हो जाना, थायराइड में जब मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका लिवर डैमेज हो जाना, ठीक है, आपको पीलिया से संबंधित परेशानी हो जाना। जैसे पीलिया हो जाता है लोगों को 2-2 3-3 महीने ठीक नहीं होता, 6-6 महीने भी हो जाते ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि लिवर उनका खराब है, और लिवर का कारक ही बृहस्पति है। ठीक है, तो उससे वो बाहर नहीं आ पाते, 3, 4, 5, 6 महीने, कितना टाइम हो जाता है। तो इसके लिए भी एक जो गुरु है वो बहुत बड़ा रीजन होता है। जिन लोगों के लिए बृहस्पति अशुभ प्रभाव देता है उनका वेट गेन होता है, फैट तो बढ़ेगा, अगर जैसे ये होता है ना कि फैट नहीं बढ़ रहा है बट वेट गेन होना शुरू हो जाएगा।
आपको लगेगा बॉडी नॉर्मल है, बट आपका आप अभी चेक करोगे 10 दिन बाद चेक किया सीधा 10 किलो बढ़ गया। जो लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं चला वेट कब में गेन हो गया, तो वो भी कारक बृहस्पति ही है। ठीक है, अगेन अगर हम बलगम की बात करें, बार बार अगर बलगम बन रहा है बच्चे के या किसी भी इंसान के, तो उसका कारक भी एक तरह से बृहस्पति हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में इंडिकेशंस दे देती हैं कि आपका ये वाला प्लैनेट आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है। अब जैसे मैम शुक्र की जब हम बात करते हैं तो हर इंसान को नेम फेम सक्सेस चाहिए, हर इंसान चाहता है कि उनके घर पे लक्ष्मी जो है रहे, लेकिन ऐसे भी कहा जाता है कि अगर लक्ष्मी को आप खर्च नहीं करते ना, क्योंकि चंचल काफी ज्यादा होती है, अगर आप एक ही जगह पे रखेंगे तो भी वो किसी ना किसी वे में खर्च हो जाता है। तो कंसिस्टेंटली लक्ष्मी को हमारे पास रखने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ क्या रेमेडी है मैम शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने की? लक्ष्मी को जितना आप सोचेंगे मैं बचा लूं, उतना ही ज्यादा आपका खर्चा हो जाएगा और तुरंत होगा। ये मेरी आंखों देखी बात है और बहुत लोगों को मैंने आजमाया हुआ इस बात के लिए। जैसे वो कहेंगे ना कि अब हम बचाना शुरू करेंगे, तुरंत उनका खर्चा होना शुरू हो जाता है। ये बात है, इस बात को हम बदल नहीं सकते क्योंकि लक्ष्मी जो है वो चंचला है। ठीक है, शुक्र की बहन है लक्ष्मी। आप समझिए कि लक्ष्मी जी को शुक्रवार का दिन क्यों दिया गया है, क्योंकि जो दैत्य गुरु शुक्र हैं उनकी ही बहन है लक्ष्मी। ठीक है, और लक्ष्मी जी की पूजा आराधना शुक्रवार को सर्वश्रेष्ठ आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। ठीक है, देन अगर आप चाहते हो कि आपके पास लक्ष्मी रुकी रहे, क्योंकि एक लक्ष्मी का फ्लो भी रहता है, धन आया गया वो फ्लो रहता है। जब तक धन आता जाता नहीं रहेगा तब तक आपके पास बढ़ेगा नहीं, तो ये फ्लो होता है। अगर फिर भी आपको चाहिए कि लक्ष्मी आपके पास बढ़ती रहे, धन बढ़ता रहे, तो अपने घर में शुक्रवार के दिन एक श्री यंत्र लगाएं। श्री यंत्र का चित्र आप लगा सकते हैं अपने मंदिर के ऊपर। आप मंदिर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे मंदिर के ऊपर आप एक श्री यंत्र का फोटो लगाएं या श्री यंत्र आप लगाएं, और मंदिर में भी स्फटिक का श्री यंत्र या रोज क्वार्ट्ज का श्री यंत्र स्थापित करें। उसकी नियमित रूप से आप पूजा करनी शुरू करें। अब जो स्फटिक का श्री यंत्र आप स्थापित करेंगे, कैसे करेंगे? आप एक बाउल ले लें, उसमें श्री यंत्र रखें और उसमें पानी भर के गुलाब की पंखुड़ियां डाल के रखें। और वो गुलाब की पंखुड़ी आप ये ध्यान रखें कि सड़े ना, खराब ना हो, पानी बराबर चेंज होता रहे, क्योंकि पानी भी क्या है? जल है, चंद्रमा है, पैसा है। जैसे कहते हैं ना पानी की तरह पैसा बहा रहा है, जल ही है, क्योंकि पैसा भी एक तरह से जल है। तो जल, चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों ही चीजें पैसे से संबंध रखती हैं। तो इसलिए जल का और श्रीयंत्र का, यानी चंद्रमा का और शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर आप रखेंगे रोज पेटल्स डाल करके, तो डेफिनेटली आपके पास एक मनी फ्लो बना रहेगा। पैसा जाएगा मगर बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, जो नॉर्मल खर्चे होते हैं वो जाएगा, और मगर पैसा आता रहेगा आपके पास। मैम, अब जैसे खुशबू की या इत्र की, परफ्यूम की बात हम करते हैं, तो उसको शुक्र के साथ रिलेट करके क्यों देखते हैं? देखिए, शुक्र क्या है? क्रिएटिवनेस है। ठीक है, शुक्र क्या है? प्रेम है। शुक्र क्या है? एक बहुत खूबसूरत सोच है। ठीक है, आप शुक्र के बारे में सोचेंगे, शुक्र हमारा जो ग्रह है वो ऐसा ग्रह है जो लव को रिप्रेजेंट करता है, हमारी कला, नृत्य, संगीत, जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, ये सारी चीजें शुक्र रिप्रेजेंट करता है। लग्जरी शुक्र रिप्रेजेंट करता है, हमारी लव लाइफ शुक्र रिप्रेजेंट करता है, देन सेक्सुअल लाइफ शुक्र रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जितना भी आप लग्जरी चीजों पे जाएंगे, जितना आप कला से जुड़ेंगे, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, हम कला एक मेडिटेशन भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लग्जरी में जा रहे हैं तो दारू, नशा और ये सब कर रहे, नहीं, वो राहु का प्रभाव आ जाएगा। मगर जितना आप साधना में, मेडिटेशन में, नृत्य में, संगीत में और कला में जितना आप जाएंगे, उतना आप शुक्र से जुड़ जाएंगे। आप देखेंगे जो लोग कला से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के कलाकार हो, उनके मुंह पे एक प्यारी सी मुस्कान होती है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और मतलब बात बात पे हंस देते हैं, एग्रेसिव नहीं लगेंगे आपको, और एक तेज होता है उनके एक तेज होता है। ठीक है, क्यों? वो शुक्र का ही प्रभाव है। ठीक है, वो शुक्र का प्रभाव है। जितनी हमारी ज्वेलरी है, जितनी हमारी डायमंड आइटम्स है, जितनी चमकीली चीजें हैं, वो सब शुक्र है। ठीक है, तो शुक्र जो होता है आपको डेफिनेटली आगे बढ़ाता है। अगर आपको अपनी रोमांटिक लाइफ अच्छी चाहिए, अगर आपको अपनी जीवन में प्रेम चाहिए हर एक इंसान से, तो आपको शुक्र तेज करना जरूरी है। अगेन, शुक्र पैसा है। पैसा अगर आपको चाहिए तो इत्र का उपाय तो करना जरूरी है। और उपाय की बात नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं इत्र का ये उपाय कर लो, वो कर लो, वो कर लो, बेकार है सब कुछ। ठीक है, इत्र को आप उपाय के तौर पे मत यूज करो। आप
परफ्यूम्स को इत्र से रिलेट करके और इत्र लगाना शुरू करो। ओके। अपने घर से जितने भी परफ्यूम्स हैं, जो वो फुसफुस वाली बॉटल होती हैं जिसमें बहुत सारी गैस भरी होती है, वो हटा दो और इत्र से उसको रिप्लेस कर दो। अच्छा, ओके। डेली इत्र लगाओ आप, मैं कहती हूँ, ठीक है। कोई रेमेडी नहीं करनी इत्र की। इत्र की आप दुनिया भर की रेमेडी उठा के देख लो, रील्स की, ये कर लो वो कर लो, सब बकवास है, ठीक है। आप डेली इत्र लगाना शुरू करो, आपको अपने आप रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब जैसे मैम ये भी बोलते हैं कि जो घर की अर्धांगिनी होती हैं, जो पत्नी होती हैं, वो भी लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो जितने भी मैंने देखा था कुछ रील्स में, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा ये कि उसमें ये बता रहे थे कि अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना है, जितने भी हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ के पैर दबाना शुरू कर दें और इससे ना मनी फ्लो बढ़ेगा। तो मुझे एक बात की तो तसल्ली हो गई कि चलिए, बहुत सारी वाइफ्स जो इतना हार्डवर्क घर पे भी करती हैं, घर संभालना इज अ वेरी टफ जॉब, 24 आवर्स आपको काम होता है, उसमें कोई छुट्टी नहीं होती है। तो इन अ वे उनको तो सहूलियत हो गई मैम, लेकिन इसके पीछे कितना सत्य है वो जानना है मुझे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। पहले तो हम इत्र की बात करेंगे। इत्र आप डेली लगा रहे, ठीक है। अपनी वाइफ को आपको इत्र गिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। अपनी अनामिका उंगली से, जो आपकी रिंग फिंगर है, अपनी वाइफ को प्यार से जाइए, उनके ऐसे कानों के पास इत्र लगाइए, ठीक है। अपनी वाइफ को इत्र लगाइए, वाइफ खुश, आप इत्र लगा देंगे ना, वो उसमें ही खुश हो जाएंगी वाइफ। उनको बहुत ज्यादा, मतलब अर्धांगिनियों को, घर की औरतों को ये जरूरत नहीं होती कि हमें डायमंड्स ला दो, हमें 9 लाख बना दो, ये जरूरत नहीं होती। जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनसे ही घर की लक्ष्मी खुश हो जाती है, ठीक है। अब आपने कभी नारायण जी को लक्ष्मी जी के पैर दबाते देखा? किसी भी चित्र में लक्ष्मी जी को देखा? बट क्योंकि ये हम इससे कोरिलेट जरूर कर सकते हैं, जैसे कि महादेव है। महादेव अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पार्वती को बहुत प्रेम से रखते हैं, बहुत प्रेम से। कहते हैं ना कि शिव पार्वती का प्रेम ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। शिव पार्वती का प्रेम बहुत खूबसूरत है। तो जरूरी नहीं है कि हस्बैंड्स को अपनी अर्धांगिनी के पैर ही दबाने हैं। अगर आप अपनी अर्धांगिनी को कुछ उनका मनपसंद खाने को दो, उनके मनपसंद उनको कपड़े ला दो, जो उनको मनपसंद छोटी मोटी ज्वेलरी पसंद हो वो ला दो, कुछ श्रृंगार का सामान गिफ्ट कर दो, कभी बिंदी दे दी, कभी चूड़ी दे दी, कभी इत्र उनके लगा दिया, ये सब चीजें आप करो, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगी। और वो प्रसन्न तो आपके घर में वैसे ही लक्ष्मी आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, कभी कभी इंसान को लगता है, आदमी जाते कैसी जात होती है जिसकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। अरे पैर दबाने के लिए कैसे बोल दिया, मैं क्यों दबा दूं पैर? तो वो चीज होती है। तो अगर आपकी ईगो हर्ट हो रही है तो आप इन चीजों पे स्विच हो जाओ। अपनी घर की लक्ष्मी को कभी कभी पैसे पकड़ा दो, कभी कोई भी गिफ्ट आइटम पकड़ा दो। और गिफ्ट क्या होता है, ये तो हमारा फर्ज होता है। जो हमारे लिए लाइफ में सब कुछ कर रही है, हम उसको कुछ ना कुछ तो दे ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा शुक्रवार को गुलाब देना शुरू करो। अच्छा। सबसे बड़ी बात, शुक्रवार को रेड रोज अपनी वाइफ को दो, वो वैसे भी खुश और आपका भी शुक्र एनहांस हो जाएगा। शुक्रवार को जितने भी मर्द हैं, वैसे तो कभी भी किसी औरत की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन तो खास तौर से किसी भी औरत को आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अगर आप शुक्रवार के दिन ही किसी लेडी से, किसी भी औरत से बदतमीजी कर रहे, दैट मीन्स कि आप घर में तो शुक्र अच्छा कर रहे हैं गुलाब दे के और बाहर बदतमीजी कर रहे हैं, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप अपने अंदर चेंजेस लेके आओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बड़े बड़े जो त्योहार होते हैं, होली है, दिवाली है, और जैसे करवा चौथ है, जो बड़े बड़े ओकेजन्स होते हैं, उनपे गुलकंद वाला पान अपनी वाइफ को खिलाना बहुत खास रहता है। और अगर वो भी नहीं है तो शुक्रवार के दिन गुलकंद वाला पान, उस पे चांदी का वर्क लगा करके अपनी वाइफ को खिलाओ और उसी का ही आधा टुकड़ा आप खाओ। तो उसमें भी आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, शुक्र एनहांस होगा। क्योंकि जो पान होता है, सबसे कहते हैं ना कि सर्वश्रेष्ठ पत्ता माना जाता है, बहुत शुभ पत्ता माना जाता है। एंड देन पान का पत्ता हरा, बुध आपका स्ट्रॉन्ग, बुध स्ट्रॉन्ग तो अगेन फाइनेंस आपका स्ट्रॉन्ग। चांदी का वर्क, चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग। एंड देन अगेन गुलकंद की अगर हम बात करें तो गुलाब की पंखुड़ियां कूट के गुलकंद बनता है, तो शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग, मीठा है, अगेन शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र तीनों पे ये रेमेडी वर्क करेगी कि सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, अपनी वाइफ को पान खिलाना है, चांदी के वर्क वाला, गुलकंद वाला, और आधा हिस्सा आपको खाना है, बस।
वो भी मिठास में, आप भी मिठास में, दोनों का मुंह मीठा। वाओ, और दोनों के बीच में प्रेम संबंध। सही है मैम। अब जैसे मैम हम क्योंकि शिव पार्वती जी की बात कर रहे थे, शिवरात्रि में मैम शिव जी को प्रसन्न करने का शॉर्टकट क्या है? क्योंकि मंदिरों में जब आप लाइन में खड़े रहते हो तो जब तक आपका टाइम आएगा हो सकता है शिवरात्रि का अगला दिन भी हो जाए, क्योंकि हमारे भारत में इतनी ज्यादा श्रद्धा देखी जाती है शिव पार्वती जी के लिए कि क्विक ऐसा कोई रेमेडी जो आप घर पे ही बैठे बैठे शिव जी को प्रसन्न कर सको। मैं कहती हूँ आपको घर पे बैठ के भी ना, मतलब भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। भोले भंडारी ऐसे हैं, हाँ। आप कहीं पर भी बैठो, सिर्फ उनका नाम भी याद कर लोगे ना, हाँ। ओम पार्वती पते नमः, हाँ। पार्वती पते नमः, सिर्फ ये 3 बार भी बोल लोगे ना, तो मैं कहती हूँ पार्वती और महादेव वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। दूसरी चीज, अगर फिर भी हमें लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम मंदिर में देखते हैं, हाँ। लाइनों में लगे रहते हैं, हाँ। ठीक है, दैट्स ओके। जो भी आपके आसपास मंदिर है, हाँ। आप वहां जाइए, शिवलिंग पर बेलपत्र और जो धतूरा है, भांग है, वो सारी चीजें अर्पित कीजिए, दूध अभिषेक कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, वो सारी चीजें ठीक है। बट फिर भी अगर आप किसी भी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, शिवालय नहीं जा पा रहे हैं, घर में आपकी जो पार्वती शिव परिवार जो आपने रखा हुआ है, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि हर घर में शिव परिवार होगा, और जिस घर में शिव परिवार नहीं है उनसे निवेदन है कि तुरंत ही शिव परिवार ले आए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शिव परिवार एक ऐसा संपूर्ण परिवार है जिसमें माँ, बेटा, पति, पत्नी, पिता, पुत्र और सारी चीजें हैं, समझ रहे हो? तो ये पूरा संपूर्ण परिवार, तो शिव परिवार घर में जरूर होना चाहिए। शिव परिवार को आप मोली से बांधे, ठीक है। गौरी शंकर को आप कोई भी, जैसे अगर शिव परिवार छोटी सी प्रतिमा है तो उनको आप जो है, जैसे कलावा होता है, रोली होती, मोली होती है, तो उससे आप जो है गौरी शंकर को बंधन करें, ठीक है, और उनके रोली से तिलक करें लाल रंग से, ठीक है। ऐसे ही पार्वती माता को पीले रंग का तिलक लगाएं, हल्दी का, क्योंकि शिव जी को हल्दी का तिलक नहीं लगाया जाता। शिव जी को आप जो है, अगर आपके पास भस्म है तो भस्म लगाएं, नहीं तो पीला चंदन या सफेद चंदन जरूर लगाएं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। शिव चालीसा कर सकते हैं, और इसके अलावा कोशिश करें कि आप लोग जो है आंवले का दीपक जरूर जलाएं। आंवले का दीपक जलाने से आपके, जैसे शिवरात्रि पे हम अगला आंवले का दीपक जलाते हैं, तो कहते हैं कि आपकी जितनी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। अगर आप आंवले का दीपक जलाते जलाते अपनी मनोकामना रखते हैं महादेव जी के साथ, तो वो आपकी तुरंत पूर्ण हो जाती है। तो एक छोटा सा ये काम भी कर सकते हैं जिससे सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। हाउ स्वीट मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारी की सारी चीजें, बिकॉज बहुत आसान है और सभी लोग ये रेमेडीज आई थिंक कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे भी। अच्छा मैम, ऐसे भी बोलते हैं कि शिवलिंग पे जब आप पानी चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। जब उस जल में आप हल्दी मिला के चढ़ाते हो, उसका अलग इम्पैक्ट होता है। उसी जल में अगर आप चीनी मिला के चढ़ाते हो तो उसका, तो ऐसा क्यों होता है मैम कि जैसे जल तत्व में ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से मिलती हैं, तो उसका प्रभाव अलग अलग तरीके से हमारे ग्रहों में पड़ने लगता है? देखिए, कभी भी शिवलिंग पर हल्दी मिला करके जल नहीं चढ़ाया जाता। ओके। कभी भी नहीं चढ़ाया जाता। हल्दी जो है शिव जी को नहीं चढ़ती है, हल्दी नारायण जी को चढ़ती है। दूसरी चीज, कभी भी लाल जो कुमकुम होता है वो जल में डाल करके शिवलिंग पर नहीं अर्पित किया जाता। तीसरी चीज, तुलसी जो है वो नहीं चढ़ाई जाती शिवलिंग पे, या शिव परिवार में किसी को भी, चाहे वो गणेश जी हैं चाहे वो शिव जी हैं, ठीक है, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। चौथी चीज, नारियल पानी नहीं चढ़ाया जाता। ये सारी चीजें जो है नारायण जी को चढ़ती हैं। इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं, तो ये चीजें हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। हम अलग अलग चीजें इसलिए चढ़ाते हैं, देखिए आपकी किचन में ही आपके नवग्रह बैठे हुए हैं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। आप अगर बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं, हल्दी का प्रयोग कीजिए। आप अगर शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो चीनी का प्रयोग कीजिए, मिश्री का प्रयोग कीजिए, बताशे का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अगर आप शनि को मजबूत करना चाहते हैं, लौंग का प्रयोग कीजिए। तो हर एक ग्रह का आपके रसोई घर में ही सारी चीजें हैं, तो आपको बाहर कुछ ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। आप ये समझिए रसोई घर में खड़े हैं, हम 9 ग्रहों के बीच में खड़े हैं। मैं हमेशा ये सोचती थी मैम कि ये जो तेज पत्ता के जो उपाय बताते हैं या लौंग के उपाय बताते हैं, ये सब तो बिरयानी में डलने वाली चीजें हैं। इसके अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसका एक्चुअली रीजन क्या है, क्योंकि मुझे लगता था यार इलायची, लौंग, तेज पत्ता, नमक,
बस तेल और डाल दो, चावल डाल दो तो बढ़िया बन जाएगा। अच्छा, तो ये रीजन है। जितने भी ग्रह हैं आपके, जल एक ऐसी चीज है जिसमें मिलाओगे वो उसी में घुल जाएगी, ठीक है। तो जल तत्व एक मतलब ऐसी चीज हो गई जो आपने डाला उसकी एनर्जीज और ज्यादा फैल गई, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जल अभिषेक जो है अगर आप चीनी मिला के करते हो तो वो शुक्र अच्छा करने के लिए भी होता है, शुक्र को मजबूत करने के लिए। हाँ जी मैम, तो आप मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बता रहे थे। देखिए, मेहंदीपुर बालाजी का मेरा पर्सनल लेवल का एक्सपीरियंस है। आप अगर वहां पे जाते हैं, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह का जादू टोना, हर तरह का काला जादू, भूत प्रेत बाधा, सब मुक्ति आपको मिल जाती है वहां पे। वहां पे एक छोटी सी चीज है जो, क्योंकि लाइनें बहुत लंबी लंबी लगती हैं, 3 बजे से रात के आई थिंक लाइन लगनी शुरू हो जाती है और सुबह 6 बजे दर्शन होते हैं। 6 बजे दर्शन होने शुरू होते हैं तो रात को 3 बजे से ही लोग बैठ जाते हैं। अब इतनी लंबी लंबी लाइनें, तो आई एम सॉरी टू से कि वहां पे लोग ड्रामा भी बहुत ज्यादा करते हैं लाइनों से बचने के लिए। आप समझ रहे हैं? एक चीज मैं आपको कहती हूँ कि वहां पर जो बालाजी महाराज की शक्ति है, जो एनर्जी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल की है जिस पे एग्जैक्टली भूत प्रेत बाधा होगी ना, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप ये लगा लीजिए, उसको पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। आप देखेंगे लोग तुरंत तुरंत भागते हैं, क्यों? भूत कभी भगवान के पास भागता है? नहीं, भूत तो पीछे जाएगा ना, क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको कोई भगवान से वो थोड़ा चाहिए, डांट फटकार थोड़ा चाहिए, मुक्ति थोड़ा चाहिए, वो तो पीछे भागेगा ना। तो जिनके ऊपर भूत प्रेत वाली बाधा होती है तो वो आगे क्यों भागते हैं? वो सब ड्रामा करते हैं। आपको जेन्युइन चीजें अगर देखनी है, वहां पे उन लोगों को जंजीरों से पकड़ के भी लिए के जाया जाता है, क्योंकि वो आगे जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनपे एग्जैक्टली भूत प्रेत बाधा होती है। आप ये समझिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और दूसरी चीज, आप पहले वहां पे जब मेहंदीपुर बालाजी में नीचे बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे तब भी आपको इतना ज्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। जब आप सीधा 3 ऊपर चढ़ते हैं प्रेत बाधा के दोष के लिए, प्रेत देवता पे, जब आपको वहां पे जो हवा लगती है, जो उनका धुआं लगता है, वहां पे आपकी सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। एंड देन वहां से आप 3 पहाड़ी के दर्शन करो। 3 पहाड़ी पे आप भैरव जी के, देन काली माता के और बालाजी महाराज के दर्शन करो। वहां पे धागा बंधवाओ और वहां पे कहते हैं कि आप जो है, जो काली उड़द होती है और चावल आपको मिलते हैं, ये आप अपने ऊपर से वार करके फेंको 3 पहाड़ी से बाहर, और उसको मुड़ के नहीं देखना है। और मुड़ के इसलिए नहीं देखते, नहीं तो वो चीजें आपके साथ ही वापस आती हैं। और वो जो 40 दिन का परहेज होता है, जैसे आज आप आए तो आज से आने वाले 40 दिन, ठीक है, वो चावल और काली उड़द की दाल ये 40 दिन तक नहीं खाने चाहिए। मतलब जो भी आपने वहां पे फेंका है 3 पहाड़ी से उतार करके, वो चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप वो चीजें खाते हो तो देन आपके साथ उल्टा सुल्टा हो जाता है, चाहे वो आपका एक्सीडेंट हो, चाहे वो आपकी हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो किसी की मेंटली डिस्टर्बेंस भी हो, हाँ, चाहे वो किसी की मृत्यु भी हो। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप उनको ये सोच रहे हो कि छोटी मोटी बात है और यहाँ मंदिर से हम बाहर निकले और ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो गए। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो वहां से लेट के गए हैं और चल के वापस आए हैं, और उन्होंने उस चीज को, बहुत ज्यादा शक्ति को नहीं माना और उसके कुछ टाइम बाद ही वो चल बसे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो लेट के गए, वहां से आए, उन्होंने परहेज किया और वो ठीक भी हुए। तो दोनों ही चीजें हैं। आपको कैसा डिसीजन लेना है, आपके कर्म डिपेंड करते हैं। कर्म क्या है जो आप इस समय पे क्रिया कर रहे हो। कर्म ये नहीं है कि आप किसी भिखारी को कुछ दान दे दो तो वो आपने कर्म कर दिया, नहीं। आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या क्रिया कर रहे हो। क्या बचपन में पढ़ते थे ना, वर्ब्स, क्रिया, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। तो वही चीज होती है क्रिया। आप क्या क्रिया कर रहे हो, वही काम आपके कर्म बन जाते हैं। अगर आप वहां से आके उनको नहीं मान रहे हो और कह रहे हो ठीक है यार, हो जाए, हम तो तीर्थ हो जाए, तो वो चीज गलत है। वो अपने कर्म खराब कर रहे हो, आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाएगा। और यही आप वहां पे नाम रख के आए हो, जो भी आप उतारा करके आए हो, उस चीज का आप रखे और वो 40 दिन का परहेज करते हो, तो डेफिनेटली आप ठीक हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। बालाजी महाराज की स्ट्रॉन्ग इतनी वाइब है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बालाजी महाराज की, आप, मैंने क्या बोला था, हनुमान जी के किसी भी मंदिर में दर्शन कर लो, आपको हनुमान जी के दर्शन से ही सिर्फ हर एक तरह के
कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि वो स्वयं संकट मोचन है। अब जैसे मैम मेहंदीपुर बालाजी के लिए हमने ये सुना है कि वहाँ का जो प्रसाद है वो बाहर नहीं लेके आते, क्या ये सच है? वहां से प्रसाद नहीं लाते, वहां पे कोई आपको प्रसाद दे वो नहीं खाते, वहां से कोई भी चीज लेके नहीं आते। वहां पे जो 3 पहाड़ी पे मैंने बताया, काल भैरव जी का सिर्फ धागा बनवा लो, वो ले आओ, दैट्स इट। और वहां से कुछ भी नहीं लाते। दूसरी चीज, वहां से कहीं रुकते नहीं है, सीधा घर आते हैं और घर से स्नान करके फिर आपको जहां जाना हो वहां जाओ, क्योंकि कहते हैं कि जो वहां से चीज साथ में आ जाए वो आपको घर तक भी नहीं पहुंचने देती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बालाजी से निकले और घर तक भी नहीं पहुंच पाए। तो इसीलिए सीधा घर ही आना चाहिए और वहां पे बोलना नहीं चाहिए कि चलो हम घर चल रहे हैं, वो सारी चीजें पीछे चल पड़ती हैं। तो आप जिस अपनी फैमिली के साथ गए हो, बस आराम से इशारे में ठीक है चल रहे हैं, बस उनको बोलना नहीं चाहिए। वहां पे रूल रेगुलेशंस यही है कि वहां पे बोलना नहीं चाहिए कि चलो घर चल रहे हैं हम, यहाँ हमारे साथ चलो, ये सब नहीं बोलना चाहिए। वहां से प्रसाद नहीं लाना चाहिए, वहां पे किसी का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, और वहां से कुछ भी जैसे कहते हैं ना कि खरीद के नहीं लाना चाहिए। मार्केट से वो एक अलग चीज है, मगर जो वहां से आसपास है वो चीज नहीं करनी चाहिए। वहां पे आप देखेंगे समाधि भी है, रेतों में समाधि बनी हुई है, वहां पे तोते हैं उस पेड़ के ऊपर, तो उन तोतों को जो है कुछ आपको खिलाना चाहिए, वहीं पे सब कुछ मिलता है। तो वो आप खिला सकते हैं। इसके अलावा वहां पे जलेबी बहुत इजीली मिल जाती है। जलेबी का भोग हनुमान जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। जलेबी का भोग इसलिए चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, लोगों को ये बात नहीं पता, क्योंकि भगवान श्री राम जी की बहुत प्रिय है जलेबी। जलेबी को शशकली कहते हैं वैसे, और जो जलेबी है भगवान श्री राम का सबसे फेवरेट मिष्ठान है, और जो भगवान श्री राम को पसंद वो भक्त हनुमान जी को कैसे ना पसंद हो। तो इसलिए कहते हैं जलेबी वहां इजीली मिलती है। वहां ही नहीं, आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए, बूंदी से पहले जलेबी का भोग लगाइए, तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो आज पता चला। अच्छा मैम, ऐसे भी कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में जैसे कुछ लोगों पे इतनी ज्यादा बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है कि उनको बांध के रखा जाता है बेड़ियों से मैम। तो इससे ये भी समझ में आता है कि वो जो जगह है वो इतनी पावरफुल है ना पॉजिटिव वे, क्योंकि वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे भी डीमंस या ऐसे शैतान हैं जो किसी के अंदर पोजेस कर लिया है। तो मैम ये कितना सच है कि ऐसे इतने ताकतवर डीमंस भी होते हैं कि उनको बांध के रखा जाता है जो इंसान के अंदर है? बिल्कुल, देखिए होते हैं, ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल होता है। इसीलिए वहाँ पे जंजीरों से बांध के भी लोगों को रखते हैं। मैंने यही तो तभी तो आपको कहा ना कि जिन पे बुरी हवा होगी, जिन पे प्रेत बाधा होगा, वो खुद आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। और जो खुद आगे जाते हैं, मुझे तो 100% इस बात की गारंटी है वो ढोंग है, ठीक है। तो ये चीज है कि वहां पे इतनी शक्ति है, और इंसान को इसलिए भी बांध के रखा जाता है क्योंकि जब डिमंस होते हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंसान के शरीर पे, वो उस टाइम पे कुछ भी करता है। जो मूवीज में हम देखते हैं हाथ काट लिया, नस काट ली, ये काट लिया, वो झूठ नहीं है। मूवीज क्या है, रियल लाइफ से ही इंस्पायर होके मूवीज बनती हैं। तो अगर बहुत हैवीनेस है, अगर शरीर में भूत प्रेत है, तो डेफिनेटली ये चीजें होती हैं कि इंसान अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है और उसको पता भी नहीं होता। समझ रहे हैं? क्योंकि जिस पे भी भूत प्रेत आते हैं वो यही सोच के, उनका एक यही होता है कि वो उस इंसान को साथ ही लेके जाएं, क्योंकि कभी भी कोई भी वो वेल विशिंग टाइप में नहीं आएंगे, राइट। तो कोई भी वेल विशिंग टाइप में नहीं आएंगे, वो सोचेंगे ये इंसान भी हमारे साथ चले, इसलिए वो उसको इतना लोगों को बांध के रखते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, ताकि वो अपने आप को या किसी और को भी हार्म ना करें। और दूसरा भी क्या होता है, एनर्जीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर उस बंदे की एनर्जीज किसी को भी टच होती हैं तो वो डेफिनेटली वो भी उसके ऑरा में आ जाएगा, और उसका जो दायरा है वो उस तक भी पहुंचेगा। तो इसीलिए भी एक अलग तरह से रखा जाता है। जैसे मैम जिनके नीच गण होते हैं, ऐसे बोलते हैं, जिनके गण जो हैं, स्टार्स जो हैं वीक होते हैं, उन पे भी वो नेगेटिविटी इफेक्ट करती है। जैसे एक घर में अगर कोई पोजेस्ड है, तो अगर उसी घर में कोई और इंसान है जिसके स्टार्स वीक है, तो हो सकता है कि वो उसके नक्षत्र में, उसके हॉरोस्कोप को भी इफेक्ट करेगा। ये भी सच है मैम? देखिए क्या होता है ना, भूत प्रेत बाधा भी हमारे ब्लड से रिलेट करती है। जैसे कहते हैं ना, कोल्ड ब्लड और हॉट ब्लड, ठीक है। खून हल्का, खून भारी। जिसका खून हल्का होता है, जैसे कोल्ड ब्लडेड लोग जो होते हैं, उन लोगों को डेफिनेटली, जैसे कहते हैं ना, ठंडे पानी में चीजें रुक जाती हैं, बर्फ ठहर जाती है। जो कोल्ड ब्लडेड लोग होते हैं, जिनका खून हल्का होता है, उनको ये चीज बहुत जल्दी इम्पैक्ट कर जाती है। लाइक आप किसी भी एरिया में बैठे हैं, अगर सपोज एक मेट्रो में जा रहे हैं आप, ठीक है, और ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है, मैं अपनी बता रही हूँ। मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, मेट्रो में एक ऐसा बच्चा
जिसको देख करके लोग ये सोच रहे थे कि शायद वो बीमार है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 1.5 घंटा उस मेट्रो में ट्रैवल किया क्योंकि मेरी वो जर्नी बहुत लंबी थी, और वो 1.5 घंटा बच्चा हंसा है कॉन्टिन्यूसली, अजीब तरीके का। उसके बारे में अगर मैं सोचूं आज की डेट में भी, और वो बहुत लंबे मतलब बहुत लंबा समय नहीं हुआ, रिसेंट की ही बात है, अभी 2-3 साल पहले की। अजीब तरह की हंसी, अजीब तरह की आवाज, और अजीब तरह से हंसना, किचकिचाना होता ना, ऐसा। और लोगों को लग रहा था, क्योंकि वो रूट जो है एम्स वाला था, लोगों को लग रहा था ये शायद हॉस्पिटल जा रहे हैं, मगर वो 1.5 घंटा बच्चा हंसता रहा। उसको पता नहीं आगे कहाँ जाना था, गॉड नोज। मैंने ही वो मेट्रो चेंज करी। आप समझ रहे हैं कि इनकी जो वो होता है ना, जैसे मैं बता रही थी कि जिनका खून हल्का होता है, जिनका खून गाढ़ा होता है, ऑरा को भी जो है वो चीजें रिलेट कर जाती हैं, हिट कर जाती हैं। जिनका खून हल्का होता है, अगर उसके आसपास, अब जैसे वहां पे मेट्रो में कितने लोग होंगे, तो जिनका खून हल्का है उनको उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तबीयत खराब हो जाना, या उल्टी होना, चक्कर होना, सरदर्द होना, हैवीनेस हो जाना, ये चीजें हो जाती हैं। फिर वही अपना आप झाड़ा वगैरह लगवा लो, ठीक हो जाओगे। और जिनका जैसे कहते हैं ना खून गाढ़ा होता है, हॉट ब्लड होता है, हॉट गर्म चीज में कुछ चीज रुकती नहीं है, उड़ जाती है सब, आपने देखा होगा, वाटर वेपराइजेशन। तो सेम वही चीज होती है कि जिन लोगों का खून गाढ़ा नहीं होता, वो हॉट होता है, उन लोगों के ऊपर भूत प्रेत का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, शमशान घाट में भी बैठाते हैं मगर कुछ फर्क नहीं पड़ता, कब्रिस्तान में भी हो जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो हमारे ब्लड पे भी डिपेंड करता है, हमारा ऑरा भी होता है। जिनका ऑरा हल्का है उनके ऊपर तुरंत इफेक्ट कर जाती है। आप साइड से निकलो, कोई आपके साथ से कहते हैं ना किसी की अर्थी भी जा रही होगी तो आपको इफेक्ट कर जाएगी। और जिनका स्ट्रांग होता है ऑरा, अगर कोई कुछ भी है, जैसे मैंने बताया शमशान घाट या कब्रिस्तान, तो वहां पे भी चले जाएंगे तो उनको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा ऑरा, हमारा ब्लड, हमारे ग्रह तो डेफिनेटली है ही, तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट लगाती हैं। और वही चीज मैंने इसलिए बताई कि मेट्रो में जो लोग थे, अब किसके साथ क्या हुआ, उसके बाद क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी पर्सनली बताऊं, मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया था और मुझे बहुत 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 अजीब लग रहा था। मैं वो फीलिंग आपको मतलब मुंह से भी नहीं बता सकती बोल के। मैंने तो मेट्रो चेंज कर ली थी। तो ये चीजें डेफिनेटली होती है। और उसके मम्मी पापा ने, उस बच्चा था हार्डली होगा 9-10 साल का, उसके मम्मी पापा ने उसको बांध रखा था। आप ये सोचिए, लोगों को जिनको पता है, जिनको नहीं पता, आप ये सोचिए, कॉमन सेंस की बात है, बांध करके इस हालत में बच्चे को हॉस्पिटल को थोड़ी ना ले जाके जाएंगे। तो ये क्या बाधा है, ये वही चीज है। अब जैसे मैम जिनके गण नीच के होते हैं, कहा जाता है कि उनको ना, जैसे हमारे आंखों के सामने नारायणी माया का पर्दा होता है, इसलिए हमको यूनिवर्स का पैरेलल साइड दिखता नहीं है। तो जिनके गण नीच के होते हैं मैम, उनको जिनको दिखती हैं ये चीजें, कुछ लोग होते हैं जिनको दिखती है चीजें, और फिर बाद में ये भी पता चलता है जब झाड़ा वगैरह लगाते हैं कि कुछ थी ऐसी एंटिटी जो इंसानों को नहीं दिख सकती, बट होती नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो मैम वो कौन से लोग होते हैं जिनको ये चीज, जैसे आपने बोला अभी कि अगर आपके गण वीक हो या अगर आपका ऑरा वीक हो, तो इसके अलावा भी ऐसा होता है कि ऐसी एंटिटीज कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही दिखती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जो लोग ऐसे तो आपको मतलब ये लगा लो लाखों में सिर्फ एक मिलेगा जो हर चीज होने से पहले बता देगा। आप ये कह लीजिए नारायणी जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर, ठीक है, कि वो हर चीज बता देते, क्योंकि उन्होंने अपने, नारायणी जी ने अपने आप को मतलब एक सीमा ऐसी बांध रखी है कि आप इधर से उधर और उधर से इधर नहीं देख सकते। और ठीक वैसे ही कहते हैं जानवरों के साथ होता है कि वो हर चीज को, आने वाली चीज को देख लेते हैं, वो बोल नहीं पाते बस। तो वही चीज है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो लोग होने वाली चीजें देख सकते हैं, वैसे तो साइंस ने अलग अलग चीजों के नाम दिए हैं, जैसे डेजा वू है, हेलुसिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बट अगर हम ज्योतिष के माध्यम से बात करें तो ऐसे लोगों के लिए अगेन वही राहु और केतु स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि राहु ही एक ऐसी चीज है जो हमें इल्यूजन्स के तरीके से दूर की चीज दिखा सकता है, और जो हमारे इल्यूजन्स और एक उसमें बीच में पर्दा डाल सकता है। तो राहु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा था 4 नंबर वाले लोग होते हैं, उनको पहले ही सब कुछ पता चल जाता है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो वो चीज डेफिनेटली एक राहु मेन रीजन है इसका, जो हमें पहले से ही चीजें पता चल जाती हैं। और राहु को ही, जैसे कहते हैं ना, राहु अगर बैड इंपैक्ट दे रहा है, सिर्फ राहु अगर आपका बैड इंपैक्ट दे रहा है, तो राहु को सही तरह से बांध के रखने के लिए ही जो है माता काली की पूजा आराधना की जाती है। अगर आप माँ काली की
पूजा आराधना करोगे तो राहु आपको बुरा प्रभाव नहीं देगा। इसके अलावा माँ दुर्गा की पूजा आराधना करोगे तो राहु केतु आपको बैड इंपैक्ट नहीं देंगे। जैसे कि हमारे 2025 में राहु केतु का गोचर होने वाला है, तो जिन राशियों को लगे उनके ऊपर बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, माँ दुर्गा की पूजा आराधना शुरू कर दे, आपको किसी भी तरह का जो दोष है वो नहीं लगेगा। ओके अब जैसे मैम, जैसे भगवानों में भी हमने एक हम कैटेगरी देखते हैं कि कुछ अग्रेसिव हैं, कोई सौम्य है, तो वैसे ही मैम डीमंस में भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो दिख जाते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर पोजेशन आया है तो आप देख के बता दोगे। जैसे आपने अभी एक अपना अनुभव शेयर किया कि आपने ऐसे देखा कि उसकी हंसी अलग थी या कुछ डिफरेंस लग रहा था जो बहुत एक ह्यूमनली बिहेवियर नहीं था। तो ऐसे ही मैम कुछ ऐसी भी होती हैं क्या मतलब नेगेटिव एनर्जीज जो कि आपके शरीर में होती हैं बट वो इतनी क्लेवर होती हैं कि वो दिखाती नहीं है अपने आप को? देखिए क्या होता है ना कि हर एक चीज का अपना अपना इम्पैक्ट होता है। जो छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे कहीं पे चौराहे पे पैर पड़ गया, ठीक है, क्या होता है, जैसे लोग, ये चीज बहुत गलत होती है, शनिवार के दिन क्या करते हैं लोग, अपने दुकानों से अपने घरों से नींबू मिर्ची उतारते हैं और सड़क पे फेंक देते हैं। आप सड़क पे मत फेंको, उसको एक प्रॉपर प्लास्टिक बैग में डाल के कूड़े में डंप कर दो, क्योंकि उस पे किसी का भी पैर पड़ सकता है। इनफैक्ट आपके भी किसी घर के सदस्य का पैर पड़ सकता है, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट आप पे ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये तो करके आप अपने कर्मा खराब कर ही रहे हो कि आप किसी के अपना जो नेगेटिव है वो किसी के बुरा चुपटा रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। आपको जो नींबू मिर्ची है वो प्रॉपर डंप करना चाहिए थैली में बांध करके, ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा है तो तुरंत ही जाकर के बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दो, बट सड़कों पे नहीं फेंकना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे लोगों का पैर पे चौराहा पैर पड़ जाता है या इस तरह के नींबू मिर्ची पे पैर पड़ जाता है, तो इम्पैक्ट क्या आते हैं, तबीयत खराब रहनी शुरू हो जाती है, सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि सर जो है एक, हम जितना भी हमारा जो चलता है वो सारा सर से चलता है। ठीक है, हमारी बुद्धि, हमारा क्राउन चक्रा, ठीक है, जब कहते हैं जब हम चक्रास ओपनिंग करते हैं तो सबसे लास्ट में हमारा सर खुलता है इंट्यूशन पावर के लिए, मगर जब कोई नेगेटिविटी हम पे पड़ती है तो सबसे पहले सर पे पड़ जाती है। तो सबसे पहले इंसान का सर भारी होता है, ठीक है, फिर तबीयत डाउन होनी शुरू हो जाती है, फिर अगेन फीवर, वो सारी चीजें, बहुत लंबी सिचुएशन हो जाती है। अगर किसी बड़ी हिसाब से, जैसे कहते हैं ना कि ये तो छोटी मोटी चीज हो गई, आपने झाड़ा लगाया ठीक हो गया, जैसे किसी के अंदर अगर काफी जैसे लगता है ना कि प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई है, तो उसके सिम्टम्स ही बदल जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है, वो नॉर्मल लाइफ वो इंसान नहीं जीता है, ठीक है, नॉनवेज खाना शुरू कर देगा, आसपास के लोगों से इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, अकेला अकेला रहना शुरू करेगा, डार्कनेस में रहना शुरू करेगा, लाइट्स उसको नहीं पसंद होंगी, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा, चिल्लाना शुरू हो जाएगा, खाना खाना बंद हो जाएगा। क्या चाहिए? नॉनवेज। क्या चाहिए? नॉनवेज। हो सकता है जो इंसान शराब पीता हो वो उस टाइम पे शराब भी ओवर एक्सेस में पीना शुरू कर दे। तो एक तो ये चीज हो गई। इसके बाद जब सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो इंसान बीमारी के भी शिकंजे में आ जाता है, फिर बीमार रहना शुरू होता है, देन फिर धीरे 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 तो सिम्टम्स सामने आ ही जाते हैं। तो ये मेन चीजें हैं जिससे आप पता चला सकते हो कि इसके ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है या नहीं है। सर से ये चीजें शुरू होती है, जैसे मैंने कहा सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, तो सर से ही ये चीजें शुरू होती है। और कहते हैं कि जब भी आप शमशान घाट जा रहे हो, कब्रिस्तान जा रहे हो, बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए। जब भी आप माता के जागरण में बैठ रहे हो या आप किसी भगवान की पूजा आराधना कर रहे हो, तब आपको बाल खुले रखने चाहिए। अच्छा। उसका रीजन ये है कि जब हमारे बाल खुले होते हैं तो हमारा पूरा जो हमारा एरिया है वो खुला हुआ है, हमारा सर खुला हुआ है बिल्कुल, ठीक है, इस समय पे एक एक चीज खुली हुई है। अब जब हम शमशान घाट या कब्रिस्तान जाते हैं, हम बालों को इसलिए बांध के जाते हैं कि वो नॉट हमारे यहीं लग जाती है, एंड देन उसके बाद कोई भी चीज जो है हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, सर तक नहीं पहुंच पाती, वो बालों में ही रुक जाती है, एंड देन आप बाल धो लेते हो तो वो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। जब हम किसी तरह की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आपने देखा होगा साधकों के बाल खुले होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम साधना कर रहे हैं, हम अपनी सारी चीजों को ओपन कर रहे हैं ताकि वो सारी चीजें हमारे अंदर प्रवेश करें, जो भगवान की दी हुई शक्तियां हैं वो हमारे अंदर आए, जो इंट्यूशन पावर है वो हमारे अंदर आए। तो इसलिए हम बालों को खुला रखते हैं। हाँ। जब हम झाड़ा लगवाते हैं, जब हम जैसे कहते हैं ना माता काली की पूजा आराधना कर रहे हैं या हम झाड़ा लगवा रहे हैं, तब हम बाल खुले कर देते हैं। क्यों? जब हम वो सर पे जब झाड़ा पड़ता है, मोर पंख लगते हैं, तब जितनी भी चीजें सर से झड़ के और नीचे आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए बाल खुले रखने का और ना रखने का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। जब घर में मृत्यु हो जाती है, क्यों कहते हैं सर ढक लेना चाहिए?
उसका रीजन ही है, ये बाल बांध लेने चाहिए। जैसे नई जनरेशन है तो आजकल तो खुले बालों का ही ट्रेंड है, और जो खुले बाल नहीं रखता उसको बहनजी भी कह देते हैं लोग। तो इसीलिए जो भगवान ना करे किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो उसको तुरंत सबसे पहले तो अपने बाल बांध लेने चाहिए, एंड देन उसके बाद सर ढक के ही रखना चाहिए जब तक उनकी पूरा क्रिया नहीं हो जाती है। ओके अब जैसे मैम जैसे माता बगलामुखी की अगर हम बात करते हैं तो वो आज के टाइम पे जब ये तंत्र मंत्र ये जो शैतानी शक्तियां हैं इनको काबू करने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर देवी मानी जाती हैं, ऐसा क्यों मैम? देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो उनका चालीसा है, आप चालीसा ही नहीं पढ़ सकते उनका, इतना पावरफुल चालीसा है, ठीक है। अब माता बगलामुखी की साधना करना इज नॉट लाइक कि हलवा बनाना। माता बगलामुखी जो है, और आप ये देखिए माँ कामाख्या है और माँ काली है, इनकी जो तपस्या है वो इज लाइक ऐसे कि जैसे आप किसी चीज में, जैसे कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में हाथ डाल रहे हो, समझ रहे हो। एक तो हो गया 80 वॉट का करंट, ठीक है, एक हो गया 200 वॉट का करंट, एक हो गया 440 का झटका। तो माँ काली और माँ बगलामुखी 440 है, समझ रहे हो। जो लोग कहते हैं कि हमारे पे माता आ जाती है, माता नहीं आती हैं। जो हम चीजों को कोरिलेट करते हैं, हमारी एनर्जीज उतनी एक्सपैंड कर जाती है, हमें लगता है हमारे अंदर प्रवेश कर गई। माता अगर शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो शरीर फट जाएगा, आप ये समझिए। वो 440 का करंट है, आप नहीं झेल पाओगे। और ऐसे भी मेरे पर्सनल केसेस रहे हैं जिन्होंने तपस्या करी है और वो तपस्या करते करते ही माता के शरण में चले गए रातों रात। ऐसे भी केसेस हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम कहाँ पे हाथ डाल रहे हैं। जैसे हम बिजली बोर्ड में हाथ डालते हैं, पता रहता है ना कि हम कितने वॉट में हाथ डाल रहे हैं। सेम वही माता है। बगलामुखी की पूजा आराधना करना हलवा बनाना नहीं है। बगलामुखी की बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि क्रियाक्रम के अनुसार, जैसे कोई भी चीज हम कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं और उसका एक वो है पैटर्न है, सीरीज है, तो उसके हिसाब से ही हम बगलामुखी की पूजा आराधना करते हैं। अगर एक भी पैटर्न इधर से उधर हुआ, दैट मींस यू आर डिस्ट्रॉयड। ओके तो बगलामुखी की पूजा आराधना करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे ही माँ काली की पूजा आराधना करना भी छोटी मोटी बात नहीं है। कहते हैं कि जब हमारे नवग्रहों के बीच में युद्ध छिड़ा था, तो ये दौड़ लगी थी, ये होड़ लगी थी कि सबसे पहले जो है 12 ग्रहों में, तो जो कुंडली के 12 ग्रह होते हैं उसमें से सबसे पहले बाहर कौन आएगा, कौन सा ग्रह सबसे पहले बाहर आएगा। तो वहां तक कोई 12वें घर तक पहुंच ही नहीं पाया था। और 12वें घर तक कौन पहुंचा था पता है आपको? शनिदेव। शनिदेव पहुंच पाए थे 12वें घर तक, ठीक है। और 12वें घर में शनिदेव को बाहर ना निकलने के लिए कालिका मिली, मतलब जो काली माता है वो मिली, ताकि वो बाहर ना निकल पाए, उनका पूरा रास्ता रोकने के लिए। तब जाकर के शनि देव से जो उनकी वार्तालाप हुई, जो बातचीत करी, तो माता काली ने ये बोला कि तुम दो चीजें देख सकते हो, या तो एक अपना सुखद जीवन या अपने बाप को वापस लेके आना। बाप कौन? उनके सूर्यदेव, ठीक है, सूर्यदेव। तो उन्होंने क्या अपना सुखद जीवन नहीं चुना, अपने पिताजी को चुना। ठीक है, तो उनके पिताजी भी इस तरह से वापस आए और शनि देव उन 12 भाव में से भी वापस आए। वरना तो कहते हैं इन 12 भाव का षड्यंत्र आज तक कभी कोई प्लैनेट तय नहीं कर पाया है शनि के अलावा। शनि कहते हैं इसलिए चक्रव्यूह है। शनि आप अगर साइंस में भी देखेंगे तो शनि इज द प्लैनेट बिल्कुल गोल और उसके बाहर एक रिंग है। हाँ। तो शनि का ये चक्रव्यूह है, शनि ही चक्रव्यूह तोड़ सकते हैं और शनि ही चक्रव्यूह में डाल सकते हैं। अदरवाइज शनि का चक्रव्यूह कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर शनि का किसी ने चक्रव्यूह तोड़ा है तो वो सिर्फ देवों के देव महादेव हैं। महादेव की उपासना करने से शनि की कोई भी बाधा नहीं आती है। इसलिए कहते हैं काली की पूजा आराधना करने से शनि, राहु, केतु, ये तीनों जो क्रूर ग्रह हैं ये एक लाइन में लग जाते हैं, शांत लग जाते हैं। तो इसीलिए, मगर माँ काली की भी पूजा आराधना, एक ये नहीं कि आप तंत्र क्रिया करने बैठ जाओ और सीधा सीधा साधना कर लो, नहीं, साधना बहुत मुश्किल है माता काली की, क्योंकि 2 तरह की साधना होती है। एक सात्विक साधना होती है, एक तामसिक साधना होती है। तामसिक साधना में आप देखेंगे जैसे मांस चढ़ाया जाता है, बलि दी जाती है, शराब चढ़ाई जाती है, ये सारी चीजें, ठीक है। और सात्विक साधना क्या होती है? हम घर में बैठ के माता के मंत्रों का जप कर रहे हैं और हमने उनके नाम लिया, बस। मैं ये कहती हूँ कि
जो तांत्रिक साधना होती है, जो उसमें चला जाता है वो अपने जीवन से ही कट जाता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि उसको ऐसे ऐसे इल्यूजन्स होने शुरू आते हैं, क्योंकि वो बलि, वो खून, वो मांस, मदिरा का इतना सेवन करना शुरू कर देता है और उसको ऐसे ऐसे इल्यूजन शुरू हो जाते हैं कि वो ये जीवन अपने आप से ही त्याग देता है इंसान। ठीक है। और जिसको हम एक तरह से अघोरी का नाम दे देते हैं या और चीजें हैं, तो आप अगर घर में साधना कर रहे हो तो सात्विक साधना ही करो, ये निवेदन है। क्योंकि अगर आप तांत्रिक साधना करोगे तो तामसिक साधना का जो प्रभाव है वो आपके घर गृहस्थी, आपके बच्चों पे पड़ेगा और वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें हम माता को नहीं दे सकते हैं जो हम गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, जो वो चाह रही है उस साधना में। तो ये दोनों ही तरफ है, ये बगलामुखी की तरफ भी है, ये माँ काली की तरफ भी है, ये माँ कामाख्या की तरफ भी है। तो अगर आप साधना कर रहे हो तो बिल्कुल सात्विक तरह की करो। वाओ, दैट्स सो नाइस। तो आज हमने बात करी थी डॉक्टर करिश्मा कौशिक मैम से, जिनके साथ बात कर कर एक तरीके का मुझे लगा कि एनसाइक्लोपीडिया, एक रोड मैप मिल गया कि एक्चुअली में 2025 में क्या क्या चीज़ें हैं जो हो रही हैं हमारे आसपास, जो चीज़ें, उसका थोड़ा सा अवेयरनेस मिला और एक गाइडलाइन मिल गई मैम। स्पेशली जो आजकल के बच्चे हैं उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये शो। और मैम थैंक यू कहना चाहेंगे आपको हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। इतनी सारी आपने बातें बताई, इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके शेयर करे, तो मुझे और रजत को तो बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर जब ऑडियंस ये शो देखेगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देखते रहिए हमारा शो, हम फिर कुछ लेकर आएंगे, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग है आपके लिए। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।